नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद के बजट सत्र शुरू होने से पहले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस जासूसी मामले का मामला देश में फिर से गरमा सकता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत सरकार ने मिसाइल सिस्टम समेत डिफेंस डील के लिए $2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में 2017 में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा था। अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया कि साल भर की जांच से पता चला है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी स्पाईवेयर को खरीदा था। एफबीआई ने इसे घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल करने की योजना के तहत इसकी कई सालों तक टेस्टिंग भी की, लेकिन पिछले साल जांच एजेंसी ने पेगासस का उपयोग बंद करने का फैसला किया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे दुनिया भर में स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। मैक्सिको द्वारा पत्रकारों और असंतुष्टों को निशाना बनाने, सऊदी अरब द्वारा महिला अधिकार कार्यकर्ताओं तथा कॉलमिस्ट जमाल खशोगी के सहयोगियों के खिलाफ, जिन्हें सऊदी गुर्गों द्वारा मार दिया गया था। इसमें कहा गया है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त नए सौदों के एक सेट के तहत पोलैंड, हंगरी और भारत और अन्य देशों को पेगासस की सुविधा प्रदान की गई थी। हालांकि अब तक न तो भारत सरकार न ही इजराइल सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है, जबकि मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों की ओर से विरोधियों, पत्रकारों, व्यापारियों आदि पर जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था। लगातार पेगासस पे विरोध और सरकार के जवाब एक दूसरे को कहीं ना कहीं खारिज करते रहे, लेकिन अब फिर एक बार नया खुलासा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। जयेश गुरनानी कांग्रेस से, विजेंद्र प्रताप सोलंकी बीजेपी से और इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। विजेंद्र प्रताप जी, पहले ये कहा जा रहा था कि खरीदी नहीं की है पेगासस की, लेकिन फिर पेगासस मामले में नया मोड़ आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है। भारत में पेगासस को खतरा है, खरीदा है। खरीदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये दरअसल विषय की जानकारी जरा सी मैं चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि जरा सा मामूली सा डिटेल बताइए, क्योंकि वो विषय की जानकारी ना होने की वजह से अटेंडम जुड़ना पड़ा है ना। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए, पेगासस मामले में लगातार नया मोड़ आता जा रहा है और अब फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं सरकार का जो दावा था कि हमने नहीं खरीदा है, अब फिर एक बार सुई सरकार की तरफ आ गई है। हालांकि मेरा अपना ये मानना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने से काम करके मैंने देखा है कि अखबारों की रिपोर्ट्स कई बार गलत भी होती हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 7.5 वर्षों के मोदी सरकार के शासन में कई खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में सरकार के खिलाफ जानबूझकर प्लांट भी की गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आश्चर्यजनक है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी और अभी तक सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है। इससे ऐसा लगता है, ऐसा संदेश जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। जी बिल्कुल। जयेश गुरनानी, अब पेगासस मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। हेलो जयेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ चंद्रशेखर जी, विषय में हमने समझ लिया है। अब हाँ, मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपने समझने से नहीं होता ना, मैं आऊंगा आपके पास।
अब बेशक बेशक ये कब से जानकारी हुआ नहीं थी ना? ना, टॉपिक क्या, ठीक है, ठीक इट्स है। ऑल राइट। जयेश गुरनानी जी, अब फिर नया मोड़ आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है, और अब फिर धार एक बार सरकार की तरफ है, सुई सरकार की तरफ है एक बार। नया मोड़ और एक बड़ा मोड़ जो है वह इस पेगासस मामले में आया है, क्योंकि 10 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्रालय ने संसद में यह कहा था, उल्लेख किया था कि पेगासस जो है, पेगासस मामले में एनएसओ ग्रुप जो कि पेगासस का निर्माता है, इससे सरकार की कोई भी डील नहीं हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। यह लिखित रूप से रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा था। और अब यह जो न्यूयॉर्क टाइम का एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सरकार ने एक डिफेंस डील के माध्यम से पेगासस नामक सॉफ्टवेयर को खरीदा, और उससे पूरे भारत में जो कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी हैं संवैधानिक संस्थाओं के, उन पर एक वॉचडॉग के रूप में निगाह रखी और उनके निजता के अधिकार के विरुद्ध जाकर काम किया है। तो यह एक बहुत बड़ा खुलासा है। और मुझे तो राहत इंदौरी साहब की वही शायरी याद आती है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के भीतर झूठ की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। इस प्रकार की सरकार की हालत हो गई है, क्योंकि झूठ पर झूठ बोलना जो है वह मोदी सरकार की एक कार्यशैली है। चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, झूठ बोलने से कभी नहीं कतराते। और यह जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा खुलासा है, मैं मानता हूं कि सरकार की जो सियासी जमीन है वह खिसक गई है इस खुलासे से। बिल्कुल। विजेंद्र प्रताप जी, हाँ चंद्रशेखर जी, सरकार लगातार मना करती रही कि पेगासस को नहीं खरीदा गया है, लेकिन अब फिर न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आ गई है। देखिए चंद्रशेखर जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि नंबर एक तो ये अखबारी खबरें हैं। अखबारी खबरों का वजूद अभी 5 मिनट पहले आपने चर्चा की थी कि वो 100% अथवा 100% वो सत्य नहीं हो सकती हैं। पहली बात तो अखबारी खबर है। अच्छा, आपने यही से ढूंढ लिया। टिप्पणी करना विपक्षियों का ये छोटी मानसिकता का परिचय है। उतनी कठोर टिप्पणी करना किसी अखबार की न्यूज पे, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कोई और अखबार हो, हमारे यहाँ भी बड़े जिम्मेदार अखबार हैं, तो उस पर पहली बात तो एक कोई निर्णय ले लेना, एक मन बना लेना, सरकार को दोषी मान लेना, दोषी मानने जैसी मानसिकता रखना, ये सरासर एक तरह से अन्याय है सरकार के साथ और देश के साथ भी। देश के बाहर किसी देश के अखबार में अगर कुछ छापा भी है तो देश को तो एक मत होकर उसका खंडन करना चाहिए। बाहर की बात का नंबर एक, जो राष्ट्रभक्ति की भावना अपने हृदय में रखते, नंबर एक। नंबर दो, जो सरकार ने ऐसा कुछ अगर किया होगा तो चूंकि ये खबर छपी है ताजा ताजा, उसके बारे में जो भी डिटेल है, चर्चा है, वो सरकार जरूर रखेगी। अब नहीं रखेगी, थोड़ी देर बाद रखेगी। तो इस तरह का भ्रम और भय, अनर्गल बातों से पैदा करना, ये विपक्षियों के पास में एक ऐसा हथियार बन गया है कि जिसका इस्तेमाल कर करके इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है। और खत्म करने का सबूत ये है इन चुनावों के रिजल्ट। पीछे देखिए लोकसभा में क्या हल रहा, कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है, बाकी विपक्षी दल कहां से कहां चले गए हैं गर्त में। लेकिन ये अनर्गल बात करने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अरे भाई, कोई अखबार में खबर छपी भी है तो पेशेंस से काम ले, देश की छवि को बिगाड़ने का काम न करे। ये मोदी जी और सरकार का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे ये लोग। या तो अब पता नहीं भगवान जाने कि ईश्वर ने कैसा बनाया इन लोगों को, मानसिकता कैसी भी है। मैं तो ये कहूंगा कि देश के प्रति विदेश की खबरों को तो बिल्कुल काउंट ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे यहाँ का जिम्मेदार अखबार कुछ छापता तो उस पर थोड़ा चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई इसमें दिस और दैट देख क्या है और ठीक है सर। लेकिन अनर्गल बातों को विषय बनाना, बिल्कुल मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। बेकार की बातें करना ये शोभा नहीं देता है, मैं समझता। ठीक है। इंदुकांत दीक्षित जी, क्या होगा बीजेपी का और क्या होगा आगे, थोड़ा सा आप ही रोशनी डाल दीजिए। न्यूयॉर्क टाइम को इन्होंने नकार दिया और अखबार जिस पर पाठक भगवान
से ज़्यादा लिखे हुए शब्द, भगवान के लिखे हुए शब्दों जैसा भरोसा करता है, और फिर उसमें भी वो अखबार जो दुनिया में कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस या तमाम चीज़ों को लेके खबरें प्रकाशित करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है आपने जो कहा, मैं आपकी बात ये मान सकता हूँ कि जो चुनावी समय चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक वार हो सकती है। लेकिन जो विजेंद्र सोलंकी जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि ये राष्ट्रद्रोही चाल है और ये बीजेपी के खिलाफ है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए और उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। सरकार अब तो कोई तथ्य छिपाने की स्थिति में नहीं है चंद्रशेखर जी। हम न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले जाते हैं। जो हमारे साथी जयेश वर्मानी जी ने चर्चा की अगस्त 2021 की जो संसद में बहस हुई थी और संसद में जो सरकार का जवाब था, उसके बाद देखिए पानी बहुत गंगा में आगे बह चुका है। आपको याद होगा कि 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के जो बयान थे उनको साफ न कहा कि स्पष्ट बयान नहीं है, ये मानते हुए उन्होंने इस पूरे मैटर को एग्जामिन करने के लिए अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी और उसकी अध्यक्षता उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन को दिया था। जस्टिस आर.वी. रविंद्रन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और उनके अंडर में एक टेक्निकल कमेटी इसको एग्जामिन कर रही है 27 अक्टूबर 2021 से, और उसको 8 हफ्ते में अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि अभी तक उसकी रिपोर्ट के बारे में कोई पब्लिक डोमेन में बातें नहीं आई हैं, लेकिन वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जिसमें तमाम कोशिशों के बावजूद, देखिए केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की थी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को सामने रखते हुए, लेकिन उस बात को न सुनते हुए लोगों की प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको भी उतना ही महत्व देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था। ये दिस कमेटी इज ऑन जॉब, और मेरा अपना ये समझ है, अपनी समझ है कि अब इतना समय हो चुका है कि कमेटी को लगभग ये पता हो चुका होगा कि क्या ये पेगासस स्पाईवेयर खरीदा गया था कि नहीं खरीदा गया था। एक दूसरा, इसका क्या यूज हुआ, डिफेंस पर्पज से हुआ या किसी और पर्पज से हुआ। देखिए सरकार चंद्रशेखर जी शुरू में से ही, जिस तरह सोलंकी जी जो भी बात कहें, ऑफिशियल जिस सरकार की पार्टी है उसके स्पोक्सपर्सन होने के नाते, लेकिन सरकार शुरू से इस मुद्दे पर जिस के बयान दे रही थी इसमें ये कहीं न कहीं छिपी हुई बात थी कि हाँ उन्होंने उपयोग तो किया है, ऐसी बातें संकेतों में लग रहा था, लेकिन वो सिर्फ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की नीयत से किया है, लेकिन इसको भी वो साफ तौर पे कह नहीं रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की बहुत सी चीजों को आप साफ तौर पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कहीं मिसचिफ अपने देश की जनता के साथ तो नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए जिनकी लिस्ट आई थी कुछ पत्रकारों के संगठन ने, हालांकि उनमें मैं मानता हूं कि बहुत सारे पत्रकार बायस्ड थे, उन्होंने जो रिसर्च करके दुनिया भर से ये बात रखी थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि भारत में भी कई सारे पत्रकारों का जो खास तौर से सरकार विरोधी हैं और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और भी बहुत सारे लोगों पर वो स्पाईवेयर का यूज किया गया था। लेकिन सरकार ने आज तक यही मत रखा है, यही स्टैंड लिया है कि हमने, पहला तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार नहीं किया कि हमने लिया है, लेकिन स्पष्ट इनकार भी नहीं किया है कि नहीं लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उनके स्टेटमेंट में कहीं नहीं था कि हमने नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, ये बात उन्होंने स्पष्ट खंडन किया है कि ऐसा नहीं किया है। अब एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट की इस पे काम कर रही है, सरकार के मत के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब सरकार को इस पर स्पष्ट रूप से साफ साफ अपने सभी को बनाना चाहिए कि वास्तव में इस मामले में उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा से, गोपनीयता से जुड़ी हुई चीजें जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका उपयोग किया होगा उसको छोड़कर, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि आपने अपनी जनता के खिलाफ भी उपयोग किया है, उसको स्पष्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच कहा नहीं जा रहा ना सर। जयेश गुरनानी जी, सच को लगातार लंबित किया जा रहा है लेकिन सच कहा नहीं जा रहा है। लोग इस इंतजार में कि सच कह दिया जाए। अब
सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं उनकी बात का एक जवाब देना चाहूंगा। वह कह रहे थे कि निराधार रूप से जो है विपक्ष जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जब अंग्रेजी आक्रांताएं जो है भारत देश पर राज कर रही थी, तब हर कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। कुछ लोग वह भी थे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और वह गुलामी की मानसिकता तो जो है वह भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं उनकी विकसित हो गई है। उन्हें मोदी सरकार की गुलामी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जब एक सम्मानित पत्रकार जो है, एक बहुत बड़ा एक जो मीडिया चैनल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वह एक रिपोर्ट छापता है, तो यह विचारणीय है कि कोई तथ्य होंगे, कोई तर्क होंगे, उनके पश्चात ही सब चीजें एग्जामिन करने के बाद ही यह रिपोर्ट छापी गई होगी। परंतु इसका पूर्ण रूप से खंडन कर देना, कहना कि यह तो सिर्फ एक पत्रकार द्वारा एक जो है छापी गई है, एक मैगजीन द्वारा छापी गई है, इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, तो मैं यह मानता हूं कि एक बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मची हुई है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब इतना बड़ा खुलासा जो है वह न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है और पूरे देश में आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो आखिर सरकार की तरफ से कोई स्टैंड क्यों नहीं आता? सरकार इस पर मौन स्वीकृति क्यों दे देती है? क्यों सरकार के जो मंत्री हैं जो कि पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते थे और कह रहे थे कि किसी भी प्रकार की कोई जो डील है वह एनएसओ ग्रुप से नहीं हुई है, आज वह सामने क्यों नहीं आते हैं? मेरी तो यह समझ के परे है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं उन्हें यह जवाब देना होगा। आज वह स्पष्ट करें और तर्क और तथ्यों के साथ स्पष्ट करें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वह किस प्रकार से गलत है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि वह आधारहीन है। आप बताइए कि किस प्रकार से उसमें तथ्य गलत प्रस्तुत किए, किस प्रकार से तर्क गलत प्रस्तुत किए। उन्होंने तो डिफेंस डील का जिक्र किया जो 2017 में हुई। उस डिफेंस डील के माध्यम से जो है सरकार ने यह सॉफ्टवेयर खरीदा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मैक्सिको है, ऐसे करीबन 40 देश हैं जो कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। मैक्सिको ने भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, परंतु मैक्सिको ने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए उनके एक बड़े ड्रग माफिया अल चापो जो है उनको गिरफ्तार किया, उनकी धरपकड़ की। परंतु मैं अब पूछना चाहूंगा सरकार से कि आखिर पेगासस का उपयोग जो है वह किस प्रकार से उन्होंने किया इस भारत के हित में। कहां है आज विजय माल्या, कहां है दाऊद इब्राहिम, कहां है आज नीरव मोदी? आखिर इतने बड़े अपराधियों को पेगासस जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर होने के बाद भी आप क्यों नहीं पकड़ पाए? सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े नेता, बड़े पत्रकार, चुनाव आयोग के अधिकारी, ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी, संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष पर यह जो एक निगरानी रखने का जो काम किया है सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ पेगासस जो है इसी कारण से खरीदा गया था और आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। ठीक है विजेंद्र सोलंकी जी, देखिए गोलमोल बात करने से जब नहीं चलता है काम, तथ्यात्मक बातें रखनी पड़ती हैं। जी बोलिए बोलिए, आप, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। इंदुकांत जी, क्या आपको लगता है कि बजट सत्र में सरकार कहीं जवाब देने की स्थिति में होगी इस विषय पर, जिस तरह से खुलासा हुआ है बजट सत्र से कुछ ही समय पहले? नहीं, हमारा ये मानना है कि अभी तो सरकार के पास अपना रास्ता, अगर सरकार साफ खुल करके सामने आना चाहती तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार के पास कुछ छिपाने की बात है तो सरकार के पास बहुत आसान रास्ता है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो वही रास्ता अख्तियार करेंगे। वो कहेंगे ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में कर रही है, तो लिहाजा इस मैटर पे अभी हम पार्लियामेंट में कोई बात नहीं रखना चाहेंगे। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी विपक्ष के ही नेताओं के दबाव में और तमाम इंडिपेंडेंट बड़े पत्रकारों के दबाव में, जब PIL हुआ था वहां पे, उसके आधार पे बनाई गई थी, तो वो भी इससे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन विपक्ष इसको लेकर हंगामा जरूर करेगा। सरकार के पास चूंकि ये रास्ता बहुत आसान है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देख रही है, क्योंकि अगर सरकार रॉन्ग फुट पे है कहीं ना कहीं
तो उनको ये जरूर ये अंदर से होगी बात, अंतर मन में कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस पे कहीं इसका प्रभाव न पड़ जाए। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कि नो कमेंट, और नो कमेंट्स के लिए उनके पास कवच है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का। तो हमें नहीं लगता है कि चाहे विपक्ष जिस तरह से भी इसको उठाए, इसको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनवाया है विपक्ष के लोगों ने मिलकर के, दबाव डाल करके, वो अपनी कोई रिपोर्ट अगर लेके बीच में आ जाती है तो बात ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पे कुछ होगा इसकी संभावना कम है। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं। शीत जो सत्र था, शीतकालीन सत्र, उसके भी ठीक पहले एक इसी तरह की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, उसको लेकर भी तमाम लोगों ने बवाल किया, लेकिन सरकार के सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सरकार मौन रही, चुप रही, उनका सत्र निकल गया, उनको जितना एजेंडा था उन्होंने पूरा किया। और इस बार तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कवच है उनके पास, तो सरकार अगर नहीं बताना चाहेगी तो वो यही बात कहेंगे कि ये परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई चुनाव आता है, जब भी हमारा पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो इस जन की सनसनीखेज रिपोर्ट हमारे खिलाफ जानबूझकर प्लांट करवाई जाती है। और खास तौर से आपको बताऊं कि सरकार लगातार न्यूयॉर्क टाइम्स के निशाने पे रही है, तो वो कहेंगे कि ये ट्रेंड आप देख लीजिए कि ट्रेंड है कि पिछले सत्र के पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, इस बार भी छापा, किसान आंदोलन के दौरान भी छापा, तो हम उससे हम कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। ये सरकार का स्टैंड होगा अगर उन्हें साफ गोई से सामने नहीं आना होगा। इंदुकांत जी, पहले में और अभी में ये फर्क आया है कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें दिल्ली में रहा करती थी तब साउथ की ब्यूरोक्रेसी का दबदबा था। अभी ये फर्क आया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उत्तर भारत की ब्यूरोक्रेसी का दबदबा दिल्ली में है, लुटियन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूल और लॉ के जरिए डैमेज जो होता था उसको कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन अभी डैमेज बड़ा लंबा चलता है। आपको लगता है कि नहीं लगता ऐसा? इसमें हमको साउथ और नॉर्थ के डिवाइड से ज्यादा ये लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी पली बढ़ी पनपी इस देश में, वो पूरा का पूरा आजादी के समय से ही कांग्रेस के नेतृत्व में या उनके अधीन पली बढ़ी। तो आपको मालूम होगा कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सब्जेक्ट है जिससे बात किया जाता है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है। तो वो भी 70s में आरोप लगता है कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री देश की थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक नई ताकत को सारा समेटने के लिए प्रधानमंत्री के तहत अपने तहत उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद कमिटेड जुडिशियरी तक की भी व्यवस्था की थी अपने समय में। और इसी कारण आपको ध्यान होगा कि ये आपातकाल लगाने के पहले 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने 2-3 बार ऐसा किया जब चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट जज बनने की परंपरा थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको छोड़ करके उन्होंने जूनियर जजेस को जो उनके साथ कमिटेड उन्होंने माना, उनको चीफ जस्टिस बनाया सुप्रीम कोर्ट का, जिससे कि एक जुडिशरी से जो रोक लगता है, कहीं न कहीं कोई एक अम्बुड्समैन का जुडिशरी काम करता है, उसको भी उन्होंने कमिटेड बना लिया था उस दौर में। तो ये एक दौर था जिसमें उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी भी बना लिया। यही कारण था कि आगे आने वाले समय में सरकार के द्वारा जो नियुक्ति थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की या हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी ने अपना पावर लगाकर अपने आदेश के माध्यम से टेक ओवर कर लिया। और आप जानते हैं कि उसके बाद से सरकार सिर्फ एक एजेंट के तौर पे काम करती है, रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का के नेतृत्व में होता है और अपॉइंट किए जाते हैं जजेस, तो जिससे कि कमिटेड जुडिशरी पॉलिटिकल बॉस का ना हो जाए। तो जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, उसके चलते ऐसे अधिकारियों को आगे बढ़ाया गया, बड़े पोस्ट पर रखा गया, जिससे कि पूरी ब्यूरोक्रेसी भारत की कांग्रेसमय हो गई, क्योंकि लगातार कांग्रेस ही केंद्र के शासन में थी। तो उसके कारण ही आपको याद होगा कि जब वाजपेयी सरकार बनी थी तो कई बार मंत्री, इवन जेठमलानी जी जब लॉ मिनिस्टर बने थे, तो उनकी अपने अंडर की जो सेक्रेटरी थी लॉ की, मैडम अग्रवाल थी, उनसे बहुत झकझक हो गई थी। और वो मामला इतना मीडिया में आ गया था कि वाजपेयी सरकार परेशान हो। सोचिए कि जेठमलानी जैसा लीगल लिमिनरी किस बात पे वो करना चाहते थे सीआरपीसी और सीपीसी में सुधार, जिससे कि जल्दी लोगों को जस्टिस मिले, लेकिन उनकी सेक्रेटरी उनके अगेंस्ट हो गई। तो इस जगह की चीजें आप देखेंगे कि पिछले 70 साल के इतिहास में जो 50-55 साल कांग्रेस शासन में रही है, उसमें ब्यूरोक्रेसी वर्सेस कांग्रेस के मिनिस्टर या सरकार नहीं हुई, क्योंकि
उनकी ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस के सिद्धांत आपस में काफी घुल मिल गए थे। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा रीजन रहा है कि कांग्रेस के नीतियों और सरकार के कामकाज को ब्यूरोक्रेसी पता लेती है देश की, लेकिन भाजपा की जो सरकारें आती हैं या विपक्ष की कोई भी सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उनको पता नहीं पाते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। इंदुकान जी, आपातकाल की बात आपने की और उस समय की बातों को जोड़ा। आपातकाल में कविता लिखी गई, बड़ी चर्चित कविता हुई थी। मैं कुछ अंश आपको उसके बता देता हूं कि उस समय बड़ी चर्चित हुई थी और आज तक प्रासंगिक है ये कविता कि बहुत नहीं है सिर्फ जरा है कौवे काले, वे ही तय करते हैं सारे उड़ने वाले, उनके ढंग से उड़ें रुकें खाएं और गाएं, वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं, कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुणिया में, ये औगुणिये बड़े बड़े सरताज हुए हैं, इनके नौकर चील गरुड़ और बाज हुए हैं, हंस मोर चातक गौरैये किस गिनती में, हाथ बांधकर खड़े हो गए सब बिनती में, हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पीहू पीहू को छोड़ें और काऊ काऊ गाएं, आगे जो कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है और ये दिन अपना नहीं उन्हीं कौओं का दिन है। ये कविता आपातकाल में चर्चित हुई थी लेकिन आज तक प्रासंगिक है और ज़्यादा प्रासंगिक होती जाती है कभी कभी, तो सदा प्रासंगिक रहेगी। जो पॉलिटिकल बॉस को फॉलो करने का आंख मूंद कर जो परंपरा बनी है, चाटुकारिता की परंपरा बनी है, आदर्श राज्य जो हुआ करता था जिसमें आपको मालूम है कि चाणक्य केल का एक दीपक जलाकर अपना पर्सनल काम करते थे और राज्य के काम जब होता था तब वो एक दीपक जलाते थे। तो और इस देश में तो आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसा पहुंचता है, तो ये स्वीकार किया हुआ सत्य है। तो ऐसे में तो आप कहेंगे चातक को कि आप काव काव करिए, पीहू पीहू मत करिए, तो करेगा ही करेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। और आपको ये भी मालूम होगा कि उसी समय आपातकाल के समय एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि सिंहासन हिल गया, सिंहासन लो लाइन बड़ी अच्छी है, जनता आती है कि जनता आती है। तो एक भारत के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ऐसे, और ये बड़ा इसका बड़ा वो हुआ था कि लोगों में जहाँ भी आंदोलन होता था इसको बड़े जोश से नेता बोलते थे, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तो ये इसकी लाइनें बड़ी जबरदस्त हैं। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, देखिए जो इमरजेंसी में जिस तरह से दमन हुआ था जनता का, उससे ज्यादा आजादी के बाद कभी दमन शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन उस समय भी इस तरह की कविताएं और इस तरह का जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन आया, तो ये आप मान के चलिए कि डेमोक्रेसी भारत की जनता के रग रग में है। और लगेगा कि इस तरह की स्थिति ज्यादा है कि आप जो आपने कविता सुनाया, इस तरह के संसर्ग में इस तरह के काम अधिकारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो जनता उठ खड़ी होगी और जो लोग ऐसा काम करवा रहे होंगे अधिकारियों से या करना चाहते होंगे, उनको सत्ता से बाहर का रास्ता जनता खुद दिखा देगी। ठीक है, जयेश गुरनानी जी, आपने तो लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन को, हनन को और उनके उत्थान को, उन्नति को, सबको देखा है बहुत करीब से। बहुत लंबे समय से आप विपक्ष में हैं और जब कोई ऐसा प्रकरण आता है जहां पर आपको खांटी विरोध करना है और बौद्धिक विरोध करना है और लोकतांत्रिक विरोध करना है, वहां पे आपका किसी तरह का विरोध महज ये ट्विटर पे 4 लाइनें आपके नेताओं की आ जाना और महज छोटे मोटे कहीं कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना दिल्ली में कहीं बैठ के, और बस इतनी औपचारिकता भर रह गई है, वो विरोध आपका भी नहीं है किसी स्तर पे। जो बौद्धिक विरोध, जो लोकतांत्रिक और जो खांटी विरोध होना चाहिए था विपक्ष के रूप में, ये एक कमी है बहुत बड़ी। चंद्रशेखर जी, चाहूंगा, जहां तक आपने विरोध की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक कोई भी अगर गलत नीति आती है तो उसका विरोध करती है। परंतु आपको इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा कि अगर आपका यह विचार है कि विरोध जो है वह कम होता जा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आज की तारीख में सरकार जो है वह पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक तरीके से कार्यरत है। अगर कोई भी सरकार की नीति का, सरकार का विरोध करता है तो यहाँ तो उसे जेल भेज दिया जाता है, या तो उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है,
या उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, या उस पर जिला बदर की कार्रवाई कर दी जाती है, या फिर आईटी एक्ट के अंडर उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एक अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसका जो दमन हुआ है वह मोदी सरकार में देखने को मिला है। इस कारण से एक जो जन आंदोलन उत्पन्न होता है, आज कहीं ना कहीं आम जनमानस भयभीत रहता है इन सब चीजों से। मैं जयेश जी, कोई ऐसे 4 प्रवक्ता मुझे बता दीजिए कांग्रेस के जिन पर यूएपीए लगा हो। देखिए बात बहुत सारी हो जाती है, कोई 4 प्रवक्ता मुझे ऐसे बता दीजिए जिनको जेल में डाल दिया हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, किसी स्टेट के प्रवक्ता हो जिनको कुछ गलत कहने पर जेल में डाल दिया हो। देखिए ये नहीं है, आप कह के और आरोप लगा के नहीं बच सकते कुछ चीजों पे। आप बता दीजिए मुझे 1-2 नाम कोई ऐसा हो तो। देखिए अगर मैं मेरे प्रदेश की बात करूं तो मेरे प्रदेश के मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं उन पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है, मेरे ऊपर एफआईआर हुई है। तो यह कहना मतलब मैं कोई बिना तथ्य के बिना आधार की बात नहीं कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो हमने सहा है ये सब पीड़ा हमने देखी है। ठीक है विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने विपक्ष के साथियों को, विपक्ष के साथी कोई नहीं है सर, एक ही साथी है, कांग्रेस के बाकी राजनीतिक विश्लेषक हैं। रहते हुए राजीव गांधी जी ने स्पष्ट कहा, बार बार कहा था, जैसा अभी चर्चा आई थी बीच में कि 1 रुपया भेजते हो सर, ये तो सब सुन चुके हैं, पूरा 130 करोड़ और बाहर भी सुन चुके हैं इस बात को सब लोग। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तक भी कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल मोदी जी और मोदी जी की सरकार पे अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप तो लगाए, झूठे आरोप तो लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा पाए ये लोग और इनके नेता। भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं। कैसे अलोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं ये? कैसे अलोकतांत्रिक सरकार कहने की हिम्मत करते हैं ये लोग? किस जबान से ये लोग बात को रख पाते हैं? किस माटी के ये बने हैं? हम देशवासी बहुतायत में लोग ऐसे हैं कि जो इन लोगों को कभी नहीं समझ पाए। जय जी आ रहे हैं। कौन है ये लोग जो अमेरिकन बातें करते हैं? और देखिए पेगासस के बारे में मैं जरा बात रखूं, पहले इनको आप शांत करिए, क्योंकि इनको सुना बोलने के कोई दूसरा। जय जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जय जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। इन लोगों पे, जय जी बोलने के, जय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए, आपका क्रम आएगा तब आप बोलिएगा। आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। मैं 25 मिनट, एक तो मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, 25 मिनट में चुप रहा हूँ, लेकिन इन्हें आधा मिनट भी चुप रहना गवारा नहीं। इनको बोलना, ज्यादा बोलना, जोर से बोलना, विपक्षी और कांग्रेसियों को इसके सिवा कुछ नहीं आता। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है कि 7.5 साल में ये देखिए, ये बेशर्मी की हद नहीं तो और क्या है। अरे सर आप बोलिए भाई, बात रखने दे, जैसे हमने शांतिपूर्वक सुना है। इंसानियत इस देश में सीखी सिखाई नहीं जाती, पेरेंटल गुणों में आती है, ठीक है, संस्कृति आ जाती है। कैसे लोग हैं? अरे भाई बीच में बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, लेकिन आवश्यक हो तब ना। अच्छा ठीक है सर, अब ये बताइए कि मतलब ये है चंद्रशेखर जी कि पेगासस के बारे में मैं कहूंगा, एक तो सिंपल सरल सी बात जिसे भारत में विश्व का साधारण आदमी, किसान मजदूर भी समझ सकता है कि भले आदमी कितनी ही कोई जासूसी कर ले, फोन टेपिंग कर ले, भले लोगों को जो गलत काम कभी करते ही नहीं है या कोई देश के प्रति कोई ऐसा कृत्य नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को इन चीजों की परवाह नहीं होती है। कैसा पेगासस, कैसी जासूसी, कैसी फोन टेपिंग। तो ये जो जिनके मन में कहते हैं ना कि कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे लोग जो देशद्रोह का काम करते रहते हैं, पाकिस्तान और दीगर कंट्रियों से मिले रहते हैं, अनर्गल धन का आवागमन होता है, ऐसे सब लोगों को चिंता सताती है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं, हमारी जासूसी हो रही है। वरना आप देखिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि भले लोगों को इन सब बातों से लेना देना होता ही नहीं है, ये तो खराब लोग ही इन बातों पर ध्यान देते हैं। और हमारी सरकार के साथ ये विपक्षी लोग क्या अनर्गल बातें करके बताएंगे, हमारी सरकार के साथ पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व ने लोहा माना है, लोहा मान रहा है, लोहा क्या सोना मान लिया सर, हमारे देश को आशा भरी नजरों से देख रहा है।
पिछले 7.5 साल में जो कुछ भी हुआ, आप देखिए चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के आते ही इन्होंने, इनके नेताओं ने मैनिपुलेट करके कुछ ले दे के एक न्यूज विदेश में लगवा दी। चुनाव चल रहे हैं, एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब लोकसभा और सत्र चलते हैं, चलने वाले होते हैं, हेलो हाँ बोलिए, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, डिस्कनेक्ट, ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी इंदुकांत जी, इंदुकांत जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। इंदुकांत जी देखिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम में कुछ ले दे के लगवा दी एक खबर, क्या कहें सर इनको, बताइए आप थोड़ा सा। मुख्य रूप से देखिए, मैं कहूँगा सोलंकी जी को कि ले देकर लगवाने की बात भी अगर है, होता है, तो आप अगर प्रूफ के साथ आ जाए तो सोने की सुगंध हो जाएगा। हाँ। आप एक तो सरकार का क्लियर मत जनता के सामने आएगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आपने तर्क के साथ और प्रमाण के साथ ये दिया जनता के सामने, तो ये देखिए आपके पास सियासत है, अगर आप सही मान लिया जाए रिपोर्ट को, तो आपके पास इतना बड़ा तंत्र है। मोदी गवर्नमेंट पिछले 7.5 साल से सत्ता में है, और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट पहली देश में मानी जाती है। उनका पूरा तंत्र उनके कंट्रोल में है, ये तो मानेंगे सोलंकी जी। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर विपक्ष से आप ज्यादा इक्विप्ड हैं अपने लिए होमवर्क करने के लिए। अब ये बात सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की आई, आप सोलंकी जी, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा अपनी पार्टी में कि इतने घंटे बीत गए, आपके ही पुराने नेता अभी पार्टी में ही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि सरकार तुरंत साफगोई से सामने किया है, नहीं तो ये तो अमेरिका के वाटरगेट कांड जैसा लगता है कि 300 करोड़ रुपए जनता के फंड्स का लगा करके आपने जनता की ही खुफियागिरी कराई। तो आप अभी तक ऑफिशियली इस पर एक शब्द बयान न दे पाए, खंडन मंडन कुछ भी न कर पाए, ये तो बहुत ही अफसोसजनक है। और इसी से लगता है कि दाल में कुछ काला है, जो मैंने आपसे कहा था। ठीक है। और जिस कविता का मैं रेफरेंस दे रहा था रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसकी जी उसमें 4 पंक्तियां आपके लिए या सरकार अगर गड़बड़ी करे उसी के लिए है कि हुंकारों से मानो की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो सोलंकी जी देखिए, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता की शक्ति अपरंपार है, और भारत जैसे लोकतंत्र में अगर ऐसे आरोप आए हैं, और मैं स्वयं जानता हूं कि कई पत्रकार पैसे ले करके गलत रिपोर्ट छापते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसा आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार पर लगाने से पहले आप होमवर्क करके तथ्य के साथ रखेंगे तो बेहतर होगा। तो मैं आ रहा हूँ जयेश जी, पहले एक बार इनका पक्ष सुन लूं, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है, बताइए विजेंद्र जी। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं एक मानवीय आधार रखते हुए मैं अपने देश की परंपरा के बारे में जरा सा इस बारे में कहने, जो बहुत जल्दबाजी के सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, सरकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, हमने ये अनुभव किया है जीवन में अपने में, जैसा हमने पूर्व में भी देखा अपने बुजुर्गों से, कि भले लोग अपने सीधे काम में लगे रहते हैं, वो बड़े व्यस्त होते हैं और काम में लगे रहते हैं, घर हो, गांव हो, शहर हो, प्रदेश हो, जनपद हो, देश हो, और जिन्हें कोई काम ही नहीं है वो अनर्गल खोदा खादी में, अनर्गल बातों में अपना समय लगाते रहते हैं। जहां तक सरकार की तरफ से इस अखबारी स्टेटमेंट के बारे में जो भी बयान आएगा, उसमें जरूर ठीक है, घंटे 2 घंटे विलंब हो सकता है, तो जवाब आएगा। ये चुनावी चक्र है, चुनाव की वजह से इन्होंने, इनके नेताओं ने ये प्रकरण को हवा देने का अनर्गल प्रयास किया है। ये फिर एक बार भूखी खाएंगे, जैसे पीछे खाते चले आए, और देखेंगे आप
ये जनता अब सब समझने लगी है। मुश्किल ये कि ये मुझे लगता है कि 50-100 साल पीछे चल रहे हैं और इनकी सोच, जनता बहुत आगे निकल गई है, देश का युवा बहुत आगे निकल गया है, बहुत ज्यादा आगे वो सर। इनकी सब पुरानी चालों को समझने लगा है। नौकरियां देने के लिए लाठियां चलानी पड़ी, घर से खींच खींच के लाना पड़ा, नौकरी कर लो नौकरी कर लो। नहीं, जहां तक रोजगार का मामला है, देखिए नहीं ठीक है, भाई, जब मैं सुन लिया, मैंने आपका पक्ष सुन जैसे लिया। 2 वर्ष के कठोर एक ऐसे काल से देश निकला है, उसके बावजूद भी आपकी जीडीपी में वृद्धि देखिए विजेंद्र अब आप देखने को मिल रही है। विजेंद्र जी, हर लोगों को विश्वास हो गया है, विकास की जो रफ्तार है वो खुली आंख से आप लोग चैनल वाले ही दिखाते रहते, बताते रहते। अरे सर, वो जो कांग्रेस कर रही थी वही आप कर रहे हो। चार पत्रकार उनके पास थे, 4 आपके पास है सर। इसमें ये बिल्कुल कोई, हाँ, ये कहलवाया मत कीजिए सर, सब देश जानता है पूरा। 4 पत्रकार वो उनके पास थे, 4 आपके पास हैं, और वही कहते सुनते रहते हैं सब। जयेश गुरनानी जी, मैं मेरी बात की शुरुआत यही कहकर करना चाहूंगा कि इंसान को बोलना जो है वह बचपन में ही आ जाता है, 2 वर्ष की उम्र में ही आ जाता है, परंतु क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह सीखते सीखते पूरी उम्र बीत जाती है। और शायद मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं वह शारीरिक रूप से तो विकसित हो गए हैं, परंतु मानसिक रूप से शायद अभी भी इनका विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए इसी प्रकार की अनगरल बातें जो हैं वह यहाँ पर आकर हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने पैसे देकर के न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई खबर जो है वह छपवाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वह किसी गली में बिकने वाला छोटा सा अखबार नहीं है जहां पर आपके जैसे छुटभैये नेता 500,000 रुपए देकर अपना नाम छपवा लें। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वह एक बहुत ही प्रतिष्ठावान जो है संस्था है, और तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर वहां के जो पत्रकार और जो जर्नलिस्ट हैं वह किसी भी खबर को छापते हैं। और आप कोई भी आरोप लगाएं तो आपके पास तथ्य क्या है, आप यह तो बताइए। यहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफों भरी बात करने से आप कुछ साबित नहीं होने वाला है कि पैसे देकर के छपाई। आपको पता भी है आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूरी सरकार जो है वह इस पर मौन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतना बड़ा जो है खुलासा करा है। पूरी सरकार का कोई भी जो एक वरिष्ठ अधिकारी है सामने आकर के इसको डिफेंड नहीं कर रहा है, और आप इस प्रकार के अनगरल बातें यहाँ पर इस मीडिया चैनल के माध्यम से करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपने एक और बात कही कि जो जिनके जो चोर हैं उनकी दाढ़ी में तिनका है तो वही घबराएंगे पेगासस जैसी रीति नीति से और इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको पता नहीं होगा, आपको मैं बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने आदेश सुनाया था जिसमें कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अनुच्छेद 21 का जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह फैसेट है। तो राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट माना गया, और आज आप कह रहे हैं कि यदि किसी की प्राइवेसी भंग कर दी जाती है तो सिर्फ उसी को तकलीफ होगी जिसने कुछ ना कुछ छुपा कर रखा हो। आप पहले पेगासस को समझ कर आइए कि पेगासस है क्या। यह आपका कैमरा, माइक्रोफोन, हर तरीके से आपका जो मोबाइल है पूर्ण रूप से हैक हो जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा यदि कोई व्यक्ति अपने कोई भी प्राइवेट एक्ट कर रहा है अपने बेडरूम में तो वह भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या आप उस चीज के फेवर में जवाब ले है, वह चीज जयेश गुरनानी में जवाब ले लेता हूं। जैसी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जयेश गुरनानी जी जवाब ले लेता हूं मैं। आज आपने जयेश गुरनानी जी धता बता दिया इस देश के लिए। जयेश गुरनानी जी, संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय सुनाया था कि राइट टू प्राइवेसी हर किसी का मौलिक अधिकार। जयेश गुरनानी मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, बोलिए विजेंद्र सोलंकी जी। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर अब आपके रोकने से ही रोक पा रहे हैं। भाई रोको, इन्हें रोको। हाँ बोलिए बोलिए आप तो किया, मस्तिष्क का किया, लेकिन इनके मस्तिष्क को जरा चेक करवाओ, रोको तो सही है। हाँ ठीक है, बोलिए। आप रोक रहे हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, उनका स्पीकर खुला हुआ है, बोले जा रहे हैं। देखिए, मस्तिष्क के विकास के बारे में जो इन्होंने रखा है, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना तो शोभा नहीं देता है हमें, लेकिन मस्तिष्क का विकास ही करना है। पूरा देश और दुनिया
सुन लीजिए जयेश। अरे भाई बोलने का ही खाते हो, बोलने जयेश का ही सुन ठेका लेते हो, बोलने के बिना कोई काम नहीं करते, जरा सुनको लिया। बताइए, आप अनगढ़ बातें मत कीजिए। अरे भाई ये बोल तो रहा हूँ कि आप शांत तो रहे, बोलने तो दे सबको, बोलने का ही ठेका ले रखा है, बोलते ही रहते। चलिए आप बोलिए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, मस्तिष्क के विकास वाली बात जो इन्होंने रखी है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। विपक्षी अपने बॉसों का मस्तिष्क चेक करवाएं, उनके मस्तिष्क का विकास करें, चाहे वो राहुल हो जिन्हें पूरा देश अर्ध विक्षिप्त अर्ध मानसिकता वाला करार देता है। अगर इन्हें मस्तिष्क ही चेक करने की आदत है, अरे हमारे नेता जो है ना वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण नहीं देते हैं, पहले अपने नेता का चेक करवाइए, जिन्हें भाषण तक तो याद नहीं होता है, जो एक स्पीच इनका खुद से नहीं दे मस्तिष्क भी सकते। आप बोले बगैर बात नहीं आ रही थी। इनका मस्तिष्क भी गवाही दे रहा है इस बात की कि आपके रोकने से, मेरे निवेदन करने से भी बीच में बोलना छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब मस्तिष्क किसका कमजोर है, किसका विकसित है, भाई बातें जो है वो मुझ से हजम ही नहीं हो रही है, इसलिए मुझे चलिए मैं आता हूँ जयेश गुरनानी जी, विजेंद्र जी आपके पास। ही नहीं आएगा, सुबह से शाम तक बोलने की आपकी ड्यूटी है, बोलने का ही आपको ठीक है, कुछ भी अवार्ड रिवार्ड मिलता है, लेकिन आप बोलने अपनी का बात रख दीजिए ना विजेंद्र जी। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था चंद्रशेखर जी, तो देश सही दिशा में काम कर रहा है, सरकार सही दिशा में काम कर रही है। पेगासस के विषय में भी जल्दी कोई ना कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट आएगी, जैसा पूरा देश और दुनिया और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ छपा है। और आपने स्वयं ने भी और हमारे तीसरे साथी उन्होंने भी कहा था कि अखबारों में कभी कभी कुछ ऐसा भी छप जाता है। चुनाव चल रहे हैं भारत के अंदर, चुनावों में ऐसी अक्सर गड़बड़ी विपक्षी लोग करते और कराते रहे। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इतना इस वक्त ऐसी इमरजेंसी या जटिल विषय नहीं है कि सब आज और इसी वक्त कोई आफत आने वाली है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा था, जल्दी ही हमारे जिम्मेदार लोग, हमारे जिम्मेदार नेता इस विषय को लेंगे और इस विषय के बारे में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, अनर्गल बातें सरकार कर नहीं सकती। मैं आता हूँ, ये मुझे भी कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि विषय सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन। ठीक है इंदुकांत जी, ठीक है इंदुकांत जी, ये बताइए कि ये सिद्धांत और मूल्यों की बात कहाँ, चार उनके पास थे, चार इनके पास हैं, तो फिर सिद्धांत और मूल्यों की बात कहाँ रहती है? ये होना चाहिए ना कि जिसको जानना है वो जान लेगा, सच हो रहा है, झूठ हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए सरकार को तथ्यों के साथ, और सरकार तो ये कह नहीं सकती कि हमारे पास तथ्य या आधार नहीं है, सामने आना चाहिए। इसका बड़ा उदाहरण सोलंकी जी आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रफाल पे जो उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रीय उद्घाटन, वो भी इंटरनेशनल पत्रिकाओं ने किया था। आपको याद होगा कि फ्रांस की एक पत्रिका ने छापा था कि इसमें लेन देन हुआ है। लेकिन जब उस मामले को आगे बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई आई हुई, तो वो मामला टिक नहीं पाया। आपका फायदा हुआ, नहीं तो आपको याद होगा कि पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी क्या कहते थे, चौकीदार चोर है। लेकिन उस मुद्दे पे जब आप साफगोई से सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, तो आप बच गए, आपकी छवि, आपकी क्रेडिबिलिटी भी शायद बड़ी होगी। तो अगर इस मुद्दे पर भी लगता है कि सरकार के खिलाफ चुनाव को देखते हुए ऐसी बात कही गई है, तो साफगोई से सामने आइए, और नहीं तो लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है। वो आपको याद होगा कि इमरजेंसी में भी आपकी आवाज कोई सामने लाता था तत्कालीन सरकार के खिलाफ, तो मीडिया थी। उसी समय ये कविताएं छपती थी। एक इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार, कुछ चुनिंदा अखबार थे जो खड़े थे लोकतंत्र के साथ, बाकी तो सरेंडर कर दिए थे। कुछ अडवाणी जी जब बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा था कि जब उनसे कहा गया मीडिया के लिए कि आप झुकिए, तो वो रेंगने लगे थे। और किसने रेंगवाया था? तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने रेंगवाया था। और रेंगने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, झुकने के लिए कहा था विद्याचरण शुक्ला जी ने, लेकिन लोग रेंगने को तैयार रहते हैं। ये कैरेक्टर में कुछ लोगों के होता है। तो
आप अगर साफगोई से सारी चीजें सामने लेकर के आएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, आप अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का जवाब तो दीजिए कि इतना देर हो गया, सरकार से कोई वर्जन नहीं आया, कोई डिनायल नहीं आया। अभी और आ रहा होगा सर, वरुण गांधी का और आ रहा होगा, जैसा मामला दिख रहा है। अभी वरुण गांधी का ट्वीट और आ रहा होगा। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो सरकार अपने डिफेंस में तर्क के साथ आनी चाहिए, और वो भी मोदी सरकार जिसको माना जाता है कि हर विषय पर एक भाषण के पीछे भी उनका बहुत बड़ा फंडवर्क होता है, टीम होती है। तो ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा अनजाने उनके सामने आ गया हो, ऐसा नहीं है, और कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया, ये जरूर विचारणीय प्रश्न है। और आप देखें कि ये मुद्दा आते शायद पहला चैनल है ANB जिससे इस ढंग से खुलेआम चर्चा हो रही है। आपको विषय भी नहीं पता था आने के पहले, आपने स्वीकार किया ईमानदारी से। तो इंदुकान जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, दरअसल देखिए कोई ऐसा मानस नहीं होता कभी कि किसी को आरोपित किया जाए, प्रत्यारोपित किया जाए, लेकिन स्वस्थ पत्रकारिता भी थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए देश में। ये क्या ओवरलैपिंग की पॉलिसी चल रही है, कोई खबर आई उसको पूरी तरह से, कहीं ना कहीं तो सच बोलिए, कहीं ना कहीं तो जमीर रखिए, एक दो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। अब कभी बीजेपी का प्रवक्ता कहता है, कभी कांग्रेस का प्रवक्ता कहता है ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लीजिए आप, लेकिन इसके बीच में हमें अपना तो एक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं साफ रखना होगा। एकदम रखना चाहिए। और चंद्रशेखर ये देखिए, अगर पत्रकार मुद्दों को नहीं उठाएगा, कहते हैं ना कि देखिए जहाँ धुआं होता है वहां पे ही आग होती है। तो अगर धुआं आ रहा है, मीडिया का काम है कि कम से कम धुआं तो उसमें दिखाए। तो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट या फ्रांस की कोई पत्रिका ने अगर धुआं दिखाया, तो आप बताइए कि ये धुआं क्यों है, कैसे है, ये इसलिए इसके पीछे हम नहीं कारण है, जानबूझ के लगाया हुआ आग है, लगाए दूसरे ने लगाई है, लेकिन आप बताएंगे नहीं और सिर्फ खारिज करेंगे बिना तर्क के, बिना तथ्य के, ये गलत। और मैं जयेश जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे कहा कि ये भाजपा के प्रवक्ता आ गए हैं, इनका विकास ठीक से नहीं हुआ है, ये भाषा उनकी भी थोड़ी सी ये उचित नहीं है। देखिए ये उनका क्या विकास नहीं हुआ, क्या हुआ, वो उनकी पार्टी जाने, वो स्वयं जाने। आपके साथ मीडिया है, ये बात आपके पक्ष में है जिससे आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये व्यक्तिगत लांछन लगाएंगे तो ये मतलब आपकी सारी बातों में ये थोड़ा अशोभनीय लगता है। ये जोश है, जोश हाई है थोड़ा। जयेश जी देखिए, कई बार भाषाई मर्यादा का बहुत सम्मान करना चाहिए, और आपसे तो उम्र में बड़े हैं, जहाँ तक विजेंद्र सोलंकी दिख रहे होंगे आपको, तो लगता है कि व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत कोई प्रत्यारोप आरोप नहीं होना चाहिए। अब पेगासस पर सरकार जवाब दे या नहीं दे, लेकिन बहुत देर तक किसी से पूछा जाए कि आपने चोरी की है या नहीं की है, और वो चुप रहे, तो उसको भी कुछ ना कुछ समझा ही जाएगा, और जनता सब जानती है। जय जी सर, मैं बिल्कुल यही मानता हूँ। जैसे उम्र में बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से मैं उनको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। मैं मेरी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और इस बीच में थोड़ी हीटेड डिबेट हो जाती है, वो मैं मानता हूँ, तो उसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। अपने विषय पर आते हुए यही कहना चाहूंगा कि इन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वह ट्वीट कर भी सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आखिर सरकार अपना स्टैंड जो है वह क्लियर करे, क्योंकि अगर सरकार ने पेगासस खरीदा है डिफेंस डील के माध्यम से, तो यहाँ भी विचारणीय है कि वह जो है वह जनता के पैसों का उपयोग करते हुए वह खरीदा गया है 300 करोड़ रुपए में, और जनता के पैसों का उपयोग करते हुए पेगासस खरीदा गया, और जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं पर निगरानी रखी गई, जनता पर ही निगरानी रखी गई। तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। और उसके बाद आपने संसद को मिसलीड किया, आपने सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को मिसलीड किया, तो इस प्रकार से जो एक बहुत ही बड़ा संगीन आरोप जो है सरकार पूरी खड़ी हुई है, और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सामने आना होगा, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। सिर्फ इस प्रकार से बदोलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा कि विपक्ष ने छपवा दी, विपक्ष ने ये कर दिया। समय समाप्त हो रहा है, मैं संक्षिप्त जवाब आपके ले रहा हूँ, संक्षिप्त जवाब ले रहा हूँ मैं। विजेंद्र सोलंकी जी, बातों को इधर उधर घुमाने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है विजेंद्र सोलंकी जी, देखिए उसमें कई लोग भाजपा के भी बड़े चेहरे हैं जिनकी निगरानी हुई है, तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा विपक्ष के अलावा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैं जरा सा एक लाइन जरा सा मेरी नोटिस लीजिए आप। बिल्कुल। कि देखिए पिछले 7.5 वर्ष में जिस प्रकार और बहुत सारे विषय आए हैं, बहुत सारी बातें आई है, बहुत सारे आरोप आए हैं, एक एक करके सारे आरोप झूठे साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने सही ठहराया केंद्र सरकार को। उसी प्रकार इस विषय में भी केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक पाई जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और ना कि विश्वास बल्कि मेरा दावा है, ठीक है, मोदी जी के रहते हुए कोई अनर्गल काम, कोई बेतुका काम, कोई देश के प्रति कहीं और संदेश, खराब संदेश जाने वाला काम संभव ही नहीं है। ठीक है इंदुकांत जी, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत जी, मैं संक्षिप्त जवाब आपसे ले रहा हूं। रही है इंदुकांत जी, उस ले लिया मैंने प्रकार से जवाब। इस केस में भी, इस आरोप में भी जो भी लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सरकार बिल्कुल अपनी जगह सही पाई जाएगी, ये मेरा दावा है। और दूसरी बात, जो साथी भैया कह रहे थे, है सर ये तो हमारे यहाँ तो हर बात का इलाज पहले से ही है। ठीक है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को पाक। अगर वो आवेश में कुछ कह गए हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो करेक्ट कर दिया गया है। कहना है इस बारे में कि आगे से संयम बड़ा जरूरी होता है, शब्दों का चयन। बिल्कुल, अब समय समाप्त हो रहा है। विजेंद्र जी, इंदुकांत जी, मेरे आपसे संक्षिप्त जवाब के, क्या वाकई में सरकार को गंभीरता से जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया इस पर। मैं सिर्फ एक वाक्य कोट करूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही, कि उन्होंने कई मौके पर कहा है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे उनको अपने इस वाक्य को साबित करना चाहिए कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये मौका है कि वो साबित करके जनता के सामने दिखाएं। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत जी, जयेश गुरनानी जी, विजेंद्र प्रताप जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक शेर कहा जाता है कि तुम ही कहते हो शहर में अमन चैन कायम है, वरना हम तो हथेली पर सर लिए घूमते हैं। तो दरअसल पेगासस ऐसा ही मामला है, जब तक सरकार स्पष्ट नहीं करेगी तब तक कहीं ना कहीं कटघरे में रहेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।